Hello and welcome again. In this new lecture, we will continue from the last one. Okay, we were discussing Mikhail Bakhtin and his dialogism, and we have discussed his brief biography and his terms. And in his terms, we have discussed dialogue and heteroglossia. And the remaining two terms, chronotop and carnivalesque, we have to discuss. Then let's move. And thereafter, one writer is remaining, one critic is remaining. That is Roland Barthes. Okay, so in this lecture, we'll try to understand chronotop, carnivalesque, and two other. These two concepts and the writer and critic Roland Barthes. So just we have discussed dialogue and we have discussed heteroglossia. So next term here is chronotop. Just try to understand chronotop. That is chronotop means chrono. This word is a mixture of two words. That is chrono and top means time and space. Okay, so chrono means that is time and top means space. Means this term is actually the time and space. Time and space. Okay, so we can understand that chronotop is the chronotop is the interconnection between space and time, or time and space. Time and space. ओके, अब क्वेश्चन ये आएगा कि टाइम एंड स्पेस है तो कहां पर है? वेयर इज दिस टाइम एंड स्पेस? दिस टाइम एंड स्पेस इज इन अ प्लॉट. ठीक है, किसी भी प्ले में, किसी भी नॉवेल में जो प्लॉट है, उस प्लॉट में जो टाइम एंड स्पेस का इंटरकनेक्शन है, दिस इंटरकनेक्शन इज कंसीडर एज टाइम एंड स्पेस. ओके, it is the structural feature of narrative. Next point, that is it is the structural feature of narrative. Okay, just try to understand the origin of this term. The term was used by Bakhtin in his essay Forms of Time and of the chronotop and of the chronotop in the novel. ओके, सो रिमेंबर दिस. ऐसे एक बार एक क्वेश्चन इस तरह से मिखाइल बाख्तिन से पूछा जा चुका है कि दैट इज जो नेक्स्ट टर्म है
कार्निवलस कार्निवलस का यूज उन्होंने किस वर्क में किया था, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। सो इनके जो भी टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से इसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन आपको याद रखना है फॉर्म ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप इन द नॉवेल। तो ये इनका एसे है और इसी एसे में इस टर्म का इन्होंने यूज किया था। लिटरली इसका जो मीनिंग होता है वो टाइम एंड स्पेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज कार्निवलस। एक्चुअली द टर्म कार्निवलस हैज बीन derived फ्रॉम कार्निवाल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है ओरिजिन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, द टर्म यूज्ड बाय बाख्तिन, term used by Bakhtin in his essay Problems of Dostoevsky's Poetics, Problems of Dostoevsky's Poetics, ओके। एक्चुअली देखिए यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स, यहाँ पर इन्होंने इस टर्म का यूज किया था, लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था उसमें जो आंसर था, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा हो, जैसा कि हमने प्रीवियस जो सॉल्व कराया था आपको क्वेश्चंस का, उसमें बात की है, तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां पर जो है वो इस वर्क को मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, वहां रेबलिस का मेंशन है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इस टर्म का यूज पहली बार प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स में किया था इन्होंने, बट इसको जो डेवलप किया, फर्दर इसका जो डेवलपमेंट किया, वो बुक थी जिसको कहा गया, यहीं पर मेंशन करिए, दिस टर्म was further developed in his book Reveries and His Word. And his, ठीक है, ये रेबलिस एक एंशिएंट राइटर थे, इन्हीं के वर्क्स की स्टडी जो है यहाँ पर की गई है, और उसी में ये कब का वर्क था, ये वर्क का ईयर आप मेंशन कर लो, दैट इज 1965। ठीक है, इस वर्क में इन्होंने इसको डेवलप किया। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ पर समझना है, दैट इज कि ये कार्निवलस एक्चुअली है क्या। कार्निवलस derived from the word कार्निवाल। कार्निवाल का मीन्स होता है, जैसे आप जस्ट लाइक समझ लें मेला। एज इन इंडियन सिनेरियो अगर हम बात करें तो जैसे दिवाली के टाइम में मेले होते हैं। ठीक है, मेले में क्या होता है, बहुत कलरफुल चीजें होती हैं, ड्रेसअप होता है। ठीक है, मीन्स जस्ट लाइक एंजॉयमेंट एंड हैप्पी मूड्स, ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पर चीजों को पहली चीज बड़ा इन टॉपसी टर्वीड कंडीशन, मीन्स थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन टॉपसी टर्वीड कंडीशन टू क्रिएट लाफ्टर और बॉडीली पैरोडी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीजें हैं उनको टॉपसी टर्वीड पोजीशन में दिखाया जाता है, मीन्स अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा। ठीक है, मीन्स ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखाई जाती हैं जिसमें कि कॉमेडी क्रिएट हो या फिर बॉडीली पैरोडी की जाती है। ठीक है, अगली चीजों को जेस्चर्स और गुड दिखाया जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो होती है दैट इज कार्निवलस। ठीक है, तो सिंपली कार्निवलस का जो इम्पोर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस है, वो सिर्फ इसलिए है दैट इज टू क्रिएट कॉमेडी। ठीक है, इसका जो कॉमेडी क्रिएट करने का सीन है उसी तरीके से है।
तो सिंपली इतनी चीजें आपको मिखाइल बाख्तिन में याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, दैट इज रोलैंड बार्थ। देखिए रोलैंड बार्थ का एक ब्रीफ बायोग्राफिकल डिटेल हम लोग समझते हैं, दैट इज ही वाज बोर्न इन 1915 एंड died in March 1980. He was a French literary theorist, essayist, philosopher, critic and semiologist. ठीक है, semiotician or semiologist. ठीक है, Barthes ideas explored a diverse range of field and he influenced the development of many schools of theory, including structuralism, semiotics, social theory, design theory, anthropology, and post-structuralism. You have to pay attention to these two words, that his theories has influenced two movements in theory. First one is structuralism that we are studying, and second one is post-structuralism that will study thereafter. Okay, you must note that point that the previous works, early works of Barthes deals with structuralist ideas, and his later works deals with post-structuralist ideas, or we can say that his later works pave way for post-structuralism. His later works like Death of Arthur and other works leads the way of post-structuralism. Clear? So let's note down some other points about this great critic. So first point here you must write, he is located at, he is just let me change the color, he is located at the intersection of structuralism and post-structuralism. Structuralism and post-structuralism. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि इनका जो प्रीवियस वर्क है, अर्ली वर्क्स हैं, वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। लेटर वर्क्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। मींस ही इज इन बोथ द थियरीज and he has influenced both the theories. That's why we can say that he locates at the intersection of the two theories, that is structuralism and post structuralism. Okay, let's move ahead and note down second point, that is his early work, his early works are interpreted by structuralist ideas, structuralist ideas and later works on his post-structuralist sympathies. ठीक है, let's move ahead. He developed
a detailed model of narrative in his works the structural analysis of narrative। एक वर्क है पहला, नंबर 1, the structural analysis of narrative। 1977 and the second one and number 2 S/Z। बहुत फेमस वर्क है, इसको याद रखिएगा। पब्लिकेशन ईयर इज 1970। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव अहेड and note down this one। He identified 561 units of meaning which is called Lexius by him। ठीक है, देखिए उन्होंने एक जो मीनिंग की यूनिट्स हैं उनको फाइंड आउट किया और उनकी संख्या 561 बताई, और उन यूनिट्स ऑफ मीनिंग को उन्होंने कहा लेक्सियस, एक पर्टिकुलर टर्म दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लेक्सियस क्या है, और ये भी बन सकता है कि टर्म लेक्सियस वाज कॉइन्ड बाय, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी पूछ सकता है कि कितनी है। इस तरीके से यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। एंड अच्छा, ये चीज जो है ये जो उन्होंने किया SNZ में किया था। SNZ जो इनका वर्क है 1970 का, उसमें इन्होंने इस चीज को प्रेजेंट किया है। आगे लिखिएगा इसी लेक्सियस के विषय में, दीज लेक्सियस could be organized into 5 ग्रुप्स। ठीक है, इन्हें 5 ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, और इन ग्रुप्स को क्या कहेंगे, तो लिखिएगा दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड कोड्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, कोड्स। ठीक, तो पहले इन्होंने लेक्सियस दिए, लेक्सियस की संख्या 561 बताई, एंड बाद में कहा कि इन लेक्सियस को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। और इन 5 ग्रुप्स को क्या कहा, इन 5 ग्रुप्स को इन्होंने कहा दैट इज दीज आर कोड्स, मींस लेक्सियस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कोड्स। तो अब आप एक बात ध्यान में रखें, एक नया क्वेश्चन यहां से बन सकता है कोड्स के विषय में, कि कोड्स कितने हैं और लेक्सियस को कितने कोड्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इन्हीं 5 कोड्स को हम लोग लिखेंगे आगे। तो लिखिएगा these codes are common to all narrative
according to Barthes. ठीक है, तो बार्थेस ने क्या कहा कि ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स सारे के सारे जो हैं सिमिलर होंगे। किसके लिए? जो जितने भी नैरेटिव हैं उन सारे नैरेटिव्स के लिए ये जो कोड्स हैं वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा सा समझते हैं इन कोड्स को। तो लिखिएगा द 5 कोड्स। ठीक है, ये पांचों कोड्स क्या है? नंबर 1 लिखते हैं, तो इन कोड्स में पहला है प्रोएरियाटिक कोड। इसका मतलब होता है, इसके लिए 2 पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, it refers to the sequence, it refers to the sequence in which the events of a story unfold। ठीक है, तो अच्छा, इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि ये कोड क्या है कि ये वो सीक्वेंस है एक्चुअली में, जिस सीक्वेंस में किसी स्टोरी में जो इवेंट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, उन इवेंट्स को जो है डिटेल में बताया जा रहा है। जैसे आप को मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूं, तो जैसे कि आपने लगभग सभी ने बाहुबली मूवी देखी होगी। इसमें जरा से देखिएगा, बिगनिंग कहाँ हुई थी? बिगनिंग वाज एट आफ्टर द बर्थ ऑफ बाहुबली, सॉरी नॉट बाहुबली बट द सन ऑफ बाहुबली। ठीक है, जिसको शिवगामी लेकर के वो पानी में डूबती है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर जो स्टोरी है वो रिमूव बैक हो जाती है बाहुबली के बर्थ के समय। वहां से स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और फिर बाहुबली की डेथ पे एंड हो जाती है। एंड देयर आफ्टर उसमें वो जो जल पर्वत वगैरह का सीन है, तमाम चीजें हैं, तो इसमें जो एक्चुअल क्रोनोलॉजी है स्टोरी की, वो उस एक्चुअल क्रोनोलॉजी में स्टोरी प्रेजेंट नहीं की गई, बट उसका एक अलग सीक्वेंस है। तो स्टोरी का ये जो अलग सीक्वेंस है प्रेजेंटेशन का, वो क्या कहा जाएगा? प्रायोरिटिक कोड। ठीक है, अच्छा, इसके विषय में दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, इट गवर्न्स आवर, it governs our expectations of a narrative। ठीक है, अच्छा, ये एक्सपेक्टेशंस को गवर्न करता है। दूसरी चीज, यही जो है स्टोरी में एक ट्विस्ट पैदा करता है। ठीक है, ट्विस्ट के लिए भी जरूरी है। अच्छा, दूसरा कोड जरा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड वन। सेकेंड कोड लिखेंगे हम लोग, दैट इज कल्चरल कोड। कल्चरल कोड, ठीक है। देखिए, कल्चरल कोड क्या है, इसको हम लोग ऐसे ही समझते हैं। कल्चरल कोड का मतलब है कि जो कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, जो स्टोरी में कल्चर का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, कल्चरल सोसाइटी आ रही है, उन सबको कल्चरल कोड में इन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर थर्ड कोड जो है, कोड थर्ड, इसको कहते हैं सेमिक कोड। SEMIC, SEMIC, सेमिक कोड। ठीक है, सेमिक कोड क्या है, इसके विषय में एक लाइन हम लोग लिखते हैं, अ कॉमन सेट ऑफ, 'a' common set of 'a' 'common 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 set of 'a' 'common
stereotypes types that are self evident, और ये लिखिए सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एंड सेल्फ एविडेंट। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव यहां पर लिखिए, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एंड सेल्फ एविडेंट। ठीक है, तो इसमें जो है ये जिसको सेमी कोड कहा जाता है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक जो स्टीरियोटाइप्स हैं स्टोरी में, उन्हीं का एक जो है सेट होता है जो कि सेल्फ एविडेंट होते हैं और सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये खुद का डिस्क्रिप्शन खुद ही देते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक बीच में हम लोग छोड़ दिए एक्चुअली, सॉरी, हम लोग की जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। ये कल्चरल कोड एक्चुअली नंबर 3 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है एक्चुअली, ये नंबर 4 है। यहाँ पर हम लोग जरा सा सेकंड को यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट इसको करेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, एक हमने छोड़ दिया था उसको लिख करके तब आगे बढ़ते हैं, आगे का समझते हैं। नंबर सेकंड जो है उसको कहते हैं हार्मेनेटिक कोड। हार्मेनेटिक कोड, हार्मेनेटिक कोड, ठीक है, हार्मेनेटिक कोड। ये हार्मेनेटिक कोड क्या है, जरा सा इसको समझिएगा एक लाइन में। इट इन्फॉर्म्स आवर, इट informs our interpretation and the questions we ask of the narrative, we ask of the narrative। ठीक है, तो ये था जिसको कहते हैं हम लोग हार्मेनेटिक कोड। इसके बाद तीसरा आता है जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था, समझा था, कल्चरल कोड। नंबर 3 क्या लिखा था हम लोगों ने, कल्चरल कोड, कल्चरल कोड। ठीक है, तो कल्चरल कोड हम लोग समझ चुके हैं कि कल्चर और सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, वो उनको जो है हम लोग कल्चरल कोड कहते हैं। देयर आफ्टर नंबर 4 आता है सेमी कोड। और सेमी कोड क्या है, सेमी कोड एक कॉमन सेट है स्टीरियोटाइप्स का, और ये स्टीरियोटाइप्स कैसे होते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं और सेल्फ एविडेंट होते हैं। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टीरियोटाइप्स के विषय में कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, देन दे आर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एंड सेल्फ एविडेंट। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। एक लास्ट पॉइंट है ये, आप पूरे स्ट्रक्चरलिज्म का लास्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे और बार्थेस का भी लास्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे। इसके बाद बार्थेस के कुछ वर्क्स को लिख करके हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है नंबर 5, यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं नंबर 5 है सिंबॉलिक कोड। सिंबॉलिक कोड, ठीक है, सिंबॉलिक कोड क्या है, ये दीज आर वेरी सिमिलर टू सेमी कोड। तो लिखिएगा दीज आर वेरी सिमिलर टू सेमी कोड and it extend
it extends beyond the immediate icon beyond the immediate icon are stereotypes to refer to something larger. अच्छा, इसमें हम लोगों ने भी देखा कि एक सेमी कोड होता है। सेमी कोड क्या होता है? वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव और सेल्फ एविडेंट होता है। लेकिन प्लॉट में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि लार्जर देन स्टीरियोटाइप्स होती है। तो उन स्टीरियोटाइप्स या जो आइकन्स हैं उनके बियॉन्ड जाकर के उन चीजों को रेफर करना क्या है? सिंबॉलिक कोड है। मींस सिंपली आप इसको समझिए कि सिंबोलिज्म इन द प्लॉट, दैट इज सिंबॉलिक कोड। ठीक है, तो ये थी कुछ कॉन्सेप्ट जो कि रोलैंड बार्थ के थे स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड, एंड देयर आफ्टर विल डिस्कस सम फैक्ट्स, सम पॉइंट्स ऑफ Barthes in post-structuralism too. But before ending this class, we must write some more works of this critic. तो लिखिएगा his works, his या his के बजाय हम लोग लिखते हैं Barthes works। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखेंगे, पहले भी लिख चुके हैं इस वर्क को, द डेथ ऑफ, नहीं इसको नहीं लिखें, डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो डेथ ऑफ द ऑथर बहुत फेमस वर्क है और बहुत की वर्क है। ठीक है, 1967 में पब्लिश हुआ। ठीक, और सेकंड जरा देखिएगा, नंबर 2 SNZ हम लोग लिख चुके हैं, S/Z, ये 1970 में आया। एंड थर्ड वन हम लोग लिखेंगे द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये एक पब्लिश हुआ ये वर्क 1973 में। ठीक है, देयर आफ्टर नेक्स्ट वर्क जो हम लोग लिखेंगे वो है एनालाइजिंग नैरेटिव स्ट्रक्चर, नंबर 4, एनालाइजिंग नैरेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, प्लेजर का P कैपिटल करिएगा। अच्छा, इसका T भी कैपिटल करिएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है पब्लिश हुआ था 1968 में, और ये जो है ए से है। ठीक है, अच्छा ये पहला वाला भी ए से है। ठीक, बाकी के जो है वो बुक फॉर्म में है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग राइटिंग डिग्री 0, ये अर्लियर वर्क है इनका, राइटिंग डिग्री 0, दैट इज 1953। ठीक है, अर्लियर वर्क है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, ये भी अर्लियर वर्क है लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज मेटाफिजिक्स। ठीक है, सो नॉट मेटाफिजिक्स, मिथोलॉजीज, सॉरी मिथोलॉजीज। ठीक है, 1957।
ठीक है, तो ये 1957 का वर्क है। मेथोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जितना ही इंपॉर्टेंट डेथ ऑफ आथर है उतना ही इंपॉर्टेंट मेथोलॉजीज है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात हम लोगों ने कर ली रोलैंड बार्थ की, और इसी के साथ हम लोगों का खत्म होता है स्ट्रक्चरलिज्म। एंड देयर आफ्टर इन नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, द नेक्स्ट थियरी। ठीक है, एंड आपका कोई क्वेश्चन है देन यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स और जस्ट राइट इन द ग्रुप. I will try to end and sum up all those things. So thank you for this class. We'll see in the next class.